नमस्कार। इन दिनों दुनिया भर में कोरोना का भय, कोरोना का कहर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं। अपना देश भी उससे अछूता नहीं है। हर जगह इस समय चर्चा सिर्फ कोरोना की है। कोरोना के बारे में जब हम बात करते हैं तो जाहिर है कि जब किसी भी चीज की, किसी भी बात की इतनी ज्यादा चर्चा होती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे तरह तरह के मिसकॉन्सेप्शन भी हो सकते हैं, कई भ्रम भी हो सकते हैं, अफवाहें भी हो सकती हैं, कई गलत धारणाएं भी हो सकती हैं और जो वास्तविकता होती है उससे हम कुछ दूर भी हो जाते हैं। तमाम तरह की बातें करने के लिए, इस कोरोना की जो बीमारी है इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमने एम्स भोपाल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह को आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमें बताएं कि जो कोरोना ये बीमारी है, इन दिनों दुनिया भर में इसका आतंक है, ये बीमारी है क्या? इतना भयभीत करने वाली क्यों है ये बीमारी? जैसा कि आपने कहा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जो एक बहुत विषाणु जिसको कहते हैं आम भाषा में, तो उससे होता है। और ये बहुत सारे वायरसेज होते हैं, उसी की तरह से एक वायरस है जो जिसमें एक म्यूटेशन हो गया। पहले तो इसके लगभग 18 भाई बहन ऑलरेडी हमारे समाज में और हमारी दुनिया में हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा पैदा हुआ जिसमें कुछ म्यूटेशन हो गया, तो इसीलिए इसको नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। अदरवाइज इसके जो भाई बहन हैं वो कम लगभग जो कॉमन फ्लू या जो सर्दी जुकाम जिसको कहते हैं वो करते हैं। एक इनके भाई थे जिनको सार्स कहते थे, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके आया था, उसने भी बहुत सारे लोगों की जान ली थी। और एक मर्स था MERS जो मिडिल ईस्ट से आया था, वो भी रेस्पिरेटरी डिजीज करता था। तो इनके जितने भी इस परिवार के जितने भी वायरसेस हैं वो लंग्स में, जैसे हम कहें, रेस्पिरेटरी डिजीज ही करते हैं। लेकिन उनमें से ये इस बार जो आया है इसको नोवल इसलिए कहा गया कि इसमें म्यूटेशन होकर के ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और शुरुआत इसकी हुई वुहान से, जो चाइना में एक शहर है, और धीमे धीमे देखते देखते सारे चाइना में फैला। चाइना से फिर ईरान, इटली, अमेरिका, यूरोप के सारे देश, और आज की डेट में अगर देखा जाए तो लगभग 127 देशों में, मतलब कह सकते हैं कि कोई थोड़ा बहुत ही ऐसा कोई देश होगा जिसमें कि ये वायरस नहीं पहुंचा है। अदरवाइज दुनिया के हर कोने में ये वायरस पहुंच चुका है। इंडिया में भी ये आ चुका है और अब तक इससे हमारे यहाँ 2 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 107 या 108 लोगों में एक्चुअली हर घंटे काउंट बढ़ रही है, तो लगभग 110 के अराउंड लोग हमारे यहाँ भी इससे ग्रसित हो चुके हैं। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए चिंता भी स्वाभाविक है। और भी बहुत सारी बातें इस बीमारी से जुड़ी हुई करें, उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, किस तरह के लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं? जी, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है ये जानना आम पब्लिक के लिए कि इसके लक्षण जो हम देखते हैं कि कॉमन फ्लू या जिसको कॉमन सर्दी जुकाम कहते हैं उससे मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा फर्क जरूर है इसमें कि इसमें अगर कोई मरीज कहीं से ट्रेवल करके आया है जहां पर कि ये बीमारी ज्यादा है, जैसे चाइना से या स्पेन से, इटली से, ईरान से या यूरोप के किसी और देश से आया है, नंबर 1, और उसको आते ही कुछ दिनों के 8-10 दिन के बीच में ही अगर बुखार हो जाए, तेज बुखार हो जाए, और उसको खांसी हो और खांसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि खांसी आपको होगी और बुखार भी हो सकता है दूसरी बीमारियों में, दूसरे जो वायरसेस हैं उनसे हो सकता है, लेकिन उनमें रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होती है, यानी ब्रेथलेसनेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में कहते हैं सांस लेने में तकलीफ, वो यूजुअली नहीं होगी। लेकिन इसमें एक ऐसा करैक्टर है, ऐसा लक्षण है जो कि इसी वायरस में होगा। खांसी जुकाम दूसरी बीमारियों से या बैक्टीरिया से, आपको एलर्जी से भी हो सकता है, वायरसेस से भी हो सकता है, लेकिन उनमें सांस लेने में तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अगर सांस लेने में तकलीफ है और आप आए भी ऐसी जगह से हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपको शायद कोरोना हो सकता है और आपको तुरंत अपने नजदीक के डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो सांस लेने में तकलीफ इसका एक मुख्य लक्षण है। तेज बुखार, खांसी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ यदि सांस लेने में तकलीफ होती है तो हमें शंका करनी चाहिए कि ये बीमारी कहीं हमें भी ना हो। क्या वाकई इसका इलाज नहीं है? जी, ये बिल्कुल सही है कि इसका अभी तक कोई दवाई नहीं है
हालांकि कुछ साइंटिस्ट या कुछ डॉक्टर्स ने कुछ जो HIV की दवाइयां हैं उन पर या मलेरिया की दवाई है उस पर प्रयोग किया है और उससे कुछ लक्षण आए हैं। तो दवाई आज की डेट में देखा जाए तो इसकी स्पेसिफिक दवाई जिसको कहते हैं इस वायरस के लिए कोई दवाई नहीं बनी है और इसलिए इसका रोकथाम ही सबसे अच्छा प्रबंधन है। तो रोकथाम इसका सबसे अच्छा प्रबंधन है। रोकथाम के क्या उपाय हैं? जी, सबसे पहले तो जैसे हमने बताया कि आपने जो प्रश्न किया था कि लक्षण क्या है, तो लक्षण आने से पहले हमको ये बहुत जरूरी है प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी हैंड हाइजीन रखें। सही हैंड हाइजीन का मतलब है आप अपने हाथों को बार बार धोइए जब भी आपने कोई चीज टच की है, बिकॉज हम घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम टच करते हैं, खासतौर से जब चिकनी पदार्थ हैं या जो इस तरह की चीजें हैं, स्टील है, ग्लास है, आप किसी के घर में पानी पीने जाते हैं, चाय पीते हैं और वो आदमी अगर किसी कारण से इन्फेक्टेड है, बाहर से आया है और उसने आपको नहीं बताया कि बाहर से आया, तो आप इससे पूछिए कि कोई बाहर से तो नहीं आया। अगर कोई इन्फेक्टेड एरिया से अगर आया है, संक्रमित एरिया से आया, तो उनके घर कोशिश कीजिए कि आप ना जाएं चाय पर, और अगर गए भी हैं तो आप नेचुरली आप चाय पिएंगे, पानी पिएंगे तो आप अपने हाथों को तुरंत धोइए और धोने के बाद अगर आपके पास ऐसा लगता है कि साबुन और पानी नहीं है वहां तो सैनिटाइजर साथ रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो हैंड हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, जब तक बहुत जरूरी ना हो आप मत जाइए। ट्रैवल भी आज की डेट में जैसे दुनिया के हर देश ने ट्रैवल एडवाइजरी जिसको कहते हैं सलाह दी है, हम लोगों ने भी दी है, भारत सरकार ने भी दी है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी दी है। हमने अपने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी सारे डॉक्टरों की, सारे ऑफिसर्स की, सारे नर्सेस की हमने ट्रैवल कैंसिल कर दिए। तो इस समय ये बेहतर होगा कि जितना भी काम आपका घर बैठ के हो सकता है अगर तो घर बैठ के कीजिए। आप ऑफिस भी हो सकता है कि ना जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन ट्रैवल बिल्कुल मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम ट्रैवल करें। अनटेंदरवाइज घर में कोई इमरजेंसी है तभी आप ट्रैवल करें, बिकॉज एयरपोर्ट, ट्रेन्स, बसेस जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के, उनके थ्रू अक्सर ये वायरस एक से दूसरे में फैलता है। अगर घर में रहेंगे बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद यही वजह है कि आज दुनिया में इतनी तेजी से इसने पांव फैलाए हैं अपने। तो क्या इसकी मुख्य वजह यही है कि हम ट्रेवल करने के कारण लोगों का एक दूसरे क्षेत्रों में आना जाना हुआ? क्या मुख्य वजह यही है? जी बिल्कुल बिल्कुल यही है कि जैसे हमने देखा कि चाइना के बाद जो ईरान और इटली में फैला, तो वहां हमने देखा है कि ईरान से उनके व्यावसायिक संबंध हैं और इटली में चाइना के सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, बिकॉज ये मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। तो चाइना के बच्चे इटालियन यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ते हैं, तो वहां से वो ट्रैवल करके जब गए तो वहां ले गए। इसी तरह से हमारे यहां भी जो पहला केस जो आया, हमारे केसेस भी बच्चे जो केरला के थे और वो PhD कर रहे थे वुहान शहर में, तो वो लेके आए। उसके बाद कुछ इटली के जो यात्री थे वो हमारे यहाँ लेके आए, तो इसलिए हमारे यहाँ ये वायरस आ गया। तो दुर्भाग्य से ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ट्रैवलर्स हैं उनके थ्रू ही ये वायरस एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है, और एक देश में अगर आ जाता है तो एक स्टेट से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बहुत जल्दी ये फैलता है। हाथों से इतना इसकी सेंसिटिविटी है कि जरा सा भी वायरस के कुछ भी कण अगर आपके हाथ में लग गए और आपने एक दूसरे से हाथ मिला लिया तो वो आप दूसरे के हाथ में चले जाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आजकल हम शेक हैंड ना करें, नमस्ते करें, आदाब करें, सलाम करें, या जापानी या थाई स्टाइल से जिस तरह से झुकना होता है वो करना, उस तरह से करें। जी जी। तो ये वायरस इतना घातक है, इतना खतरनाक है, अपने तीव्र गति से फैलाव के कारण सहजता से जो एक दूसरे तक ट्रांसमिट होता है, इसकी वजह से इतना तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये इतना घातक क्यों है, इतना खतरनाक इसको क्यों माना जा रहा है, और दुनिया में कई ऐसी मौतें भी हुई हैं। इन मौतों का जो इस बीमारी के कारण हो रही हैं, व्यक्ति की उम्र से इसका क्या संबंध है? जी बहुत सही सवाल है ये, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने शब्द प्रयोग किया घातक, देखा जाए तो ये घातक नहीं है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये इसको इतना हाइप जिसको कहते हैं, या इसको स्केर्सिटी, या जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसको दिखाया गया है। अगर देखा जाए तो इससे नॉर्मल आदमी में जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट जिसको कहते हैं, एडल्ट है, जैसे 18 से 40 वर्ष के लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी ठीक है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, कोई अगर उनको इस तरह से कोई बीमारी नहीं है, या लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक या इम्यूनो सप्रेस्ड
सप्रेसिव ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, तो उनमें इसकी मृत्यु लगभग 1% से भी कम, मीन्स 100 मरीज अगर उनको इन्फेक्शन होगा तो उनमें से मैक्सिमम एक आदमी की डेथ होगी नॉर्मल में। लेकिन यस, घातक उन लोगों के ये जरूर है जो लोग बुजुर्ग हैं, जो ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है, या जो कोई लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे अल्कोहलिज्म है उनको, या रेस्पिरेटरी उनको सिंड्रोम है, सीओपीडी जिस तरह से बीमारियां, अस्थमा है, तो ऐसे मरीजों के लिए बाकी घातक है। अगर आप इटली का डाटा देखेंगे तो इटली के डाटा में ये मिलेगा कि अक्सर जितने भी डेथ हुई हैं, लगभग 2000 से ज्यादा डेथ हुई हैं इटली में, उनमें से 99% सारे मरीज 65 से ज्यादा के उम्र के थे, कुछ 80 साल से उम्र के भी ज्यादा थे। दूसरी चीज इटली में और देखी गई है, जो मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी श्रोतागण हैं उनको बताना चाहूंगा, कि एक डिक्लोफेनेक दवाई होती है जो ब्रूफेन जिसको कहते हैं, उसी कैटेगरी की दवाई है। तो उसको देखा गया है कि एक रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली आया परसों ही, तो ज्यादातर मरीजों ने जब बॉडी एक हुआ, बुखार हुआ, तो उन्होंने क्रोसिन के बजाय डिक्लोफेनेक दवाई खाई। तो जितने लोगों ने डिक्लोफेनेक दवाई खाई थी वो अक्सर 99.9% उन लोगों की डेथ हुई। तो मैं आपके माध्यम से सारे अपने श्रोतागण को बताऊंगा कि डिक्लोफेनेक जो दवाई जोड़ों के दर्द के लिए बुखार में भी कभी कभी दी जाती है, बट कुछ लोग उसको अक्सर जो जोड़ों के दर्द से ग्रसित होते हैं वो अक्सर खाते हैं। और हमारे देश में ये विडंबना है कि एक मरीज को होगी तो घर में दूसरे मरीज को भी लोग अपने आप ही एडवाइस बिना डॉक्टर की सलाह के कर देते हैं, तो वो ना खाएं। बुखार है तो क्रोसिन खाएं। आइडियली ये है कि डॉक्टर के पास जाएं, अगर किसी कारण से नहीं जा पाते हैं तब तक तो आप क्रोसिन खाएं, क्रोसिन सेफ है। एस्प्रिन भी नहीं खाएं और डिक्लोफेनेक भी ना खाएं। जी, तो ये स्वयं अपना इलाज ना करें बगैर डॉक्टर की सलाह के। और सबसे बड़ी बात ये जो आपने बताया, देखने में आया कि प्रतिरोधक क्षमता जिनमें कम है, रेजिस्टेंस कम है, उनको ये बीमारी ज्यादा उनके लिए खतरनाक हो सकती है। आज जिस तरह से इस बीमारी जिस तरह से पैनिक हुई है और मीडिया के माध्यम से या कि आपस में हम देख रहे हैं कि जितना लोगों में भय व्याप्त है, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बीमारी से जुड़ी हुई जो ये बातें उड़ रही हैं, जो बातें ये सामने आ रही हैं, ये कहाँ तक सही हैं? इस बीमारी से जुड़ी हुई तथ्य क्या है, भ्रांतियां क्या हैं, सच्चाई क्या है, थोड़ा सा ये हम जानना चाहेंगे। एक तो भ्रांति में जो यहाँ श्रोतागणों को बताना चाहूंगा, एक भ्रांति बहुत ज्यादा चल रही है जो आजकल, कि खाने में आप चिकन खाएंगे या अंडा खाएंगे या मीट खाएंगे तो उससे कोरोना हो जाएगा। ये बिल्कुल निराधार है, इसमें कुछ भी तथ्यहीन वो मिथ है ये, तो इसमें कुछ भी सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। आप अगर पका के खाना खा रहे हैं, चाहे मीट हो, चाहे चिकन हो या अंडा हो, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये जो वायरस है ये हाथ के थ्रू सांस से निकलता है। म्यूकोजा जो हमारी होती है, 3 म्यूकोजा होती हैं जो हमको यूजुअली बाहर से दिखती हैं और जो कंटामिनेट यूजुअली हो जाती हैं। हमारी मुंह की, जिसको लाल लाल रंग की जो स्किन होती है उसको हम म्यूकोजा कहते हैं। तो आंख की म्यूकोजा आप देखते होंगे, आंख में देखते होंगे, एक नाक में होती है अंदर और एक मुंह में होती है। तो हम अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ हैंड हाइजीन बड़ी पुअर तो होती ही है और उसके साथ साथ हमारे एटिकेट्स भी कुछ कमजोर होते हैं, तो हम अक्सर नाक में और आंख में उंगली मारते रहते हैं। तो वो एडवाइजेबल रहेगा, वो सलाह दी जाती है आपको कि उसमें नाक में आप हाथ ना मारें। वो सबसे ज्यादा घातक इसका रूट है, जिसको कहते हैं कि इसका रास्ता है, वहां से जाता है। कोई भी खाना ऐसा नहीं है कि जिससे आप बच सकते हो, या कोई ऐसा खाना नहीं जिससे आपको ज्यादा कोरोना हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। अच्छा पौष्टिक खाना खाइए। आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज बिल्कुल खाइए, पका के खाइए, और अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो पनीर या दालें, अच्छे खाने वो खाइए जिसमें प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन, अच्छी प्रोटीन आपको मिलनी चाहिए। मीठा कम खाइए और फैट घी खा सकते हैं आप, देसी घी है अगर तो। और इसके अलावा आपको अगर कोई कहता है कि गाय के यूरिन से ठीक हो जाता है या गोबर से नहाने से ठीक हो जाता है या नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये सब भ्रामक बातें हैं और इनमें कुछ भी तथ्य नहीं है। जी, मास्क लगाने के लिए कहा जाता है और जैसे सैनिटाइजर यूज करें हम, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इनकी बाजार में बहुत कुछ कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में जब उपलब्धता इनकी नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए लोगों को अपनी आदत में? जी धन्यवाद, ये आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इसकी हाइप मीडिया के थ्रू या जिस तरह से हो रही है, उसमें हो क्या रहा है कि बहुत सारे मार्केटियर्स या जो बाजार वाले हैं या कुछ पब्लिक ने भी इतने ज्यादा ओवर परचेज जिसको कहते हैं चीजों को खरीद के अपने यहां रख लिया है, जिसकी उनको जरूरत भी नहीं है। केवल साबुन से हाथ धोने और कुछ भी करना नहीं है। नॉर्मल आदमी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लोग कर क्या रहे हैं, जिस मास्क की एक डॉक्टर को या नर्स को जहां पर मरीज की देखभाल हो रही है उस सेटिंग में जरूरत है, उसको नहीं मिल पा रहा। आप सोचिए कि जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जिस नर्स के पास जा रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में आप दिखाने जा रहे हैं, किसी भी कारण से, कोरोना नहीं, आप टीबी के मरीज भी हो सकते हैं, कैंसर के भी हो सकते हैं या किसी दूसरी बीमारी के हो सकते हैं, जिस डॉक्टर को मास्क आज N95 मास्क लगाने की जरूरत है उसको नहीं मिल पा रहा। तो ये जो होर्डिंग हो रही है, सैनिटाइजर उनको नहीं मिला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके श्रोताओं के थ्रू अगर कोई मार्केट वाले भी इसमें को सुन रहे हो तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज आम आदमी को, नॉर्मल आदमी को, जैसा मैंने बताया कि 18 से 40-50 तक के लोग जितने भी हैं, कोई भी मास्क लगाने की आपको जरूरत नहीं है। मास्क लगाने के लिए प्लीज बाजार से N95 आप ना खरीदें। ये N95 डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल सेटिंग के लिए हैं, उनके लिए इसको छोड़िए बाजार में। आप केवल साबुन से हाथ धोइए, अगर जरूरत है साबुन, अगर नहीं है तो सैनिटाइजर आप रख सकते हैं, दैट्स ऑल। आपको पीपी किट भी आजकल लोग खरीद रहे हैं, आम आदमी को जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसके लिए आप मास्क जरूर खरीद सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए मास्क खरीदने का या उसको लगाने का कोई औचित्य नहीं है। डॉक्टर साहब, एम्स भोपाल में क्या इंतजाम है इस बीमारी से निपटने के लिए? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं जांच के लिए, लोगों को सलाह देने के लिए, उपचार के लिए, रोकथाम के लिए, क्या उपाय हैं वहां पर? जी, हमने अपने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक बिल्डिंग को डेडिकेट कर दिया है, जो उसमें वहीं पर उनको क्वारंटाइन करने के लिए, वहीं पर उनको होस्ट करने के लिए और वहीं पर उनकी टेस्टिंग की फैसिलिटी सारी करने के लिए। और सारे मध्य प्रदेश से हम अपने यहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम अपने ही मरीज नहीं, बट बाकी जो दूसरे अस्पतालों से जो आ रहे हैं उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। तो सेम डे आपको जांच मिल जाएगी। अगर 11 बजे से पहले हमारे पास सैंपल आता है तो आपको शाम तक जांच मिल जाएगी। तो सारे जो मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डिसिग्नेटेड जितने भी हॉस्पिटल हैं, उनसे हम लोग सैंपल लेकर के डेली हम टेस्ट कर रहे हैं। अब हमको पुणे या और दूसरी जगह कहीं सैंपल नहीं भेजना पड़ा। तो हम डेडिकेटेड, हमारे यहाँ आइसोलेशन वार्ड हमने बना रखी है, हमने जो उनको होस्ट करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, और जितनी देर वेटिंग एरिया है, हमने कोरोना एक अलग से डेडिकेटेड स्थान बना रखा। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न हम ये जानना चाहेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, ये हमने सुना है, पब्लिक में, जनता में 2-4 महीने बाद क्या स्थिति होगी, क्या उम्मीद करते हैं आप इस बीमारी के बाद? जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली ये होती है कि अक्सर जो हमारे कोई भी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है हमारे शरीर में, इस तरह की भगवान ने, नेचर ने हमको इस तरह की शक्ति दी है कि कोई अगर इन्फेक्शन या कोई इस तरह की चीजें आती है तो थोड़े दिन बाद हम उसको यूज्ड टू हो जाते हैं। और हम खुद ही नहीं हो जाते, बट थोड़ी थोड़ी डोज हम दूसरे अपने साथ वालों को, अपने ग्रामीण लोगों को और अपने जो इलाके के लोग हैं उनको देते हैं। तो इसको कहते हैं हम हर्ड इम्यूनिटी, मीन्स भीड़ वाली इम्यूनिटी। अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के वायरस से होने वाली, विषाणुओं से होने वाली बीमारी होती है, 2-4 महीने के बाद उनमें सारे समाज में इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। तो यूके में और बाकी कुछ देशों में ये इस तरह से क्रिया की जा रही है जिससे कि वो एडल्ट लोग, 18 से 40 साल के लोग हैं, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। मीन्स कोरोना के वायरस के मरीज हैं, उनके आसपास उनको छोड़ा जा रहा है। थोड़ी थोड़ी उनको डोज से उनकी इम्यूनिटी हो जाएगी। और देखा यह गया है कि पुराने जो हमारे अनुभव हैं उनसे, और हमें लगता है कि कोरोना में भी ये होगा कि 2-3 महीने के बाद जो हर्ड इम्यूनिटी, जो नॉर्मल लोग हैं, ऑफ कोर्स आप जो बुजुर्ग हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उनको नहीं एक्सपोज कर सकते, बट नॉर्मल लोगों को, जो हिस्टपुस्ट हैं, उन लोगों को एक्सपोज होने दीजिए। वो एक्सपोज होंगे, वो आपके घर में जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनमें इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, आपकी रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सारा इंडिया फिर इम्यून हो जाएगा, कोई असर नहीं होगा इस बीमारी का। डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप इस बीमारी के संदर्भ में? इसके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि यस, बीमारी बिल्कुल सारी दुनिया में फैल चुकी है
और सारे संसार में फैली है, तो इसलिए पेंडेमिक है। WHO और सारे लोगों ने कहा है, ये बात सत्य है। लेकिन इससे इतना ज्यादा आपको डरने की या भयावह होने की जरूरत नहीं है। आम आदमी को अपनी हैंड हाइजीन सही रखनी है, ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट करना है, जरूरत से ज्यादा आप ट्रैवल ना करें, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएं, अपने घर में रहें, घर से काम करें। तो आपको ना मास्क लगाने की जरूरत है, ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाथ धोइए, हाथों से आपकी ज्यादातर बीमारियां, कोरोना ही नहीं, टीबी है, बहुत सारी दूसरी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस वो होते हैं। तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना शुरू कीजिए। अगर अब तक नहीं किया आपने, तो कम से कम 8-10 बार दिन में आपको होना चाहिए, जहां भी आप कोई टच करें। और मास्क लगाने की आम जनता को जरूरत नहीं है। जी, तो बहुत ही सिंपल है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई, स्वच्छता की जो आदत है उसको अपनाएं, अपनी आदत में भीड़ वाली जगह में ना जाएं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और हम यानी सामुदायिक रूप से सब लोग मिलजुल कर इन नियमों का, इन छोटे छोटे नियमों का, इन छोटी छोटी आदतों का अपने जीवन में पालन करें, तो कोरोना जैसे इस बीमारी से लड़ना, दुनिया को लड़ना, भारत को लड़ना, देश को लड़ना बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका भय, इस बीमारी का भय दुनिया से दूर होगा। डॉक्टर सरमन सिंह, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल के डायरेक्टर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे श्रोता इससे लाभ लेंगे और उनको जो बहुत सारी भ्रांतियां थी उनके मन में होगी इस बीमारी के संदर्भ में, वो दूर होंगी। और आइए हम सब मिलजुल कर इस बीमारी से मुकाबला करें, और बड़ा आसान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।